बेटा ये टॉपिक देख लो एक बार, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे आपको दो टर्म सिखाने हैं। पहला वाला सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, और इसके बाद में मुझे बताना है कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। बेटा गैस इन ए लिक्विड मतलब आप समझ सकते हो कि हमारा जो एरेटेड ड्रिंक्स है ना, एरेटेड ड्रिंक्स, सोडा वाटर जो बोलते हैं, तो सोडा वाटर में गैस को डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में, वो पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमको ये सीखना है व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, डेफिनेशन दे दिया है कि कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक ग्लास के अंदर पानी ले लो और उसमें थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डालते रहो। तो बेटा जब सॉल्ट डाल रहे हो, उसे डिसॉल्व कर रहे हो, तो वो बोलेंगे सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए अनसैचुरेटेड। और थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डाल के उसे डिसॉल्व करो, सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होते जा रहा, वो सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड है। लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि सॉल्ट डालने के बाद वो सॉल्ट उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब इट रीचेज द स्टेज कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड। तो देखो यहाँ डेफिनेशन भी मैंने वैसे ही लिखा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी 100 ग्राम फिक्स कर ली है और उसमें हम कुछ सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड का मतलब बेटा अब उसके आगे कुछ भी सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ द सोल्यूट। मतलब यहाँ पर ये समझाने के लिए मुझे आपको ये दो टर्म समझाने हैं, एक अनसैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड है। बेटा अनसैचुरेटेड मतलब सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, मतलब ग्लास में पानी ले लो और पानी में नमक डाल के डिसॉल्व करते रहो, और डालो और डिसॉल्व हो रहा, जब जब डाल रहे हो डिसॉल्व हो रहा, मतलब वो स्टेज आपकी अनसैचुरेटेड है। सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। लेकिन एक स्टेज ऐसा पहुंच जाएगा, अब आप उसमें सॉल्ट डालो, डिसॉल्व करो, डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो वो स्टेज आएगा सैचुरेटेड। मीन्स सॉल्यूशन इन विच no solute can be dissolved further at a given temperature is called saturated solution। तो बेटा अगर आपको सैचुरेटेड आंसर डेफिनेशन मालूम हो गई, तो इसी से रिलेटेड अपना सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट। अब आप देखो बेटा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें आप फर्दर एडिशन ऑफ सोल्यूट नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कर भी दिया तो क्या करना, उस सॉल्यूशन को धीरे धीरे वार्म करना, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। ये रहा देखो, यहाँ वर्ड हमने लिखी बेटा एट ए गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ा लो तो जो आपके सोल्यूट, जो भी एक्सेस ऑफ सोल्यूट जो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, अब वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, और उस स्टेज को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आप ये भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, घर में ग्लास में पानी ले लो, उसमें नमक डालते रहो, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, और नमक डालो, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। डालते डालते एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो नमक उसमें डिसॉल्व ही नहीं होगा, तो बोलेंगे सर अब वो हमारा सॉल्यूशन कौन सी स्टेज में पहुंच गया, सैचुरेटेड। बेटा उस ग्लास के अंदर जो सॉल्यूशन है नमक का, अब उसको किसी हीटिंग पैन में लगा लो और गैस को ऑन कर दो। गैस को ऑन करना डायरेक्ट नहीं बेटा, हीटिंग पैन में रख के, अब फ्राइंग पैन में रख के भी रख सकते हो। तो धीरे धीरे आपका ग्लास गर्म होगा, ग्लास के अंदर का पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होने के बाद जो पार्टिकल्स आपको अनडिसॉल्व दिख रहे थे, अब वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अब बोलना ये सॉल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेटेड है। उस ग्लास को अब लाके टेबल पे रख दो बेटा, और टेबल में रखने के बाद ठंडा होने दो। जैसा जैसा वो ठंडा होगा, जो आपके अनडिसॉल्व पार्टिकल डिसॉल्व हो गए थे, उतने ही पार्टिकल बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जब वो गर्म होगा तो डिसॉल्व हो गया, और धीरे धीरे ठंडा हो गया, उतने ही अनडिसॉल्व पार्टिकल बाहर आ गए एज ए अनडिसॉल्व पार्टिकल। मतलब यहाँ से एक चीज़ हमको फिर समझ में आ रही है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, सोल्यूट की क्वांटिटी उस फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कराओगे। मतलब सॉलिबिलिटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, है ना, समझ में आया बेटा आपको। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ द सोल्यूट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट बढ़ रहा कि कम हो रहा, बढ़ रहा है। लेकिन ये भी डिपेंड करेगा बेटा आपका रिएक्शन कौन सा है, क्या एक्सोथर्मिक वाला है या एंडोथर्मिक। मतलब ये एक फैक्टर है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अगर फैक्टर होगा ना, तो वो भी डिपेंड करेगा कि आपको गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूट उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वो डिसॉल्व भी हो रहा है, या वो
कम हो रहा है, मतलब डिपेंड करेगा द टाइप ऑफ द रिएक्शन की आपकी रिएक्शन एक्सो है या एंडो है, राइट। चलो इसको उल्टा सोचो थोड़ा सा अभी अलग पार्ट में। व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड बेटा? अगर मैं गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करानी है तो क्या मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकता हूँ बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर और बाय डिक्रीज इन टेम्परेचर? क्या वो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? सोचो थोड़ा, करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा लूँ तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व कर सकता हूँ या कम क्वांटिटी ऑफ गैस उसमें डिसॉल्व कर सकता हूँ? टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा। यही तो बढ़ाना है बेटा कि कभी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड में क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये हेनरीज लॉ है जो मुझे आपको पढ़ानी है। व्हाट इज दैट? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा लो ना तो कम क्वांटिटी ऑफ गैस उस वाटर में डिसॉल्व होगी। अगर आप टेम्परेचर कम करा लो, मोर क्वांटिटी ऑफ द गैस कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसीलिए बोलते हैं ना बेटा कि पानी के अंदर में, पानी है ना ठंडा होता है और ठंडे पानी में बेटा ज़्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है और ज़्यादा ऑक्सीजन अगर डिसॉल्व होगी तो उस एक्वाटिक लाइफ वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अगर पानी गर्म होगा तो उसके अंदर में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी और गर्म पानी में कम ऑक्सीजन डिसॉल्व होने के कारण एक्वाटिक लाइफ वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं करती। तो बेटा मुझे आपको अभी यहाँ से वहाँ ले जाना है, कहाँ? हेनरीज लॉ, जहाँ पर उन्होंने ये बताया व्हाट इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस इन द लिक्विड। और सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड में एक टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है दैट विल अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, एंड उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हेनरीज लॉ। तो वो बताने से पहले मैंने आपको ये बता दिया व्हाट इज़ द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उसमें डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड है और डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड है, राइट। चलो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस सॉलिड। पूछता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ बेटा, ये जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड में वन ऑफ द फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक ऐसा फैक्टर है वो डिसाइड करेगा कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड इन द सॉल्वेंट। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड इज अ सोल्यूट एडेड इन द वाटर, वी आर गेटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, और डेल्टा एच इज ए नेगेटिव, इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुड अकर एट लो टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ा लिया, लेट अस से ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक्चुअली एक्सोथर्मिक मतलब प्रोसेस शुड अकर एट लो टेम्परेचर, और ये प्रोसेस ली चार्टलियर का था बेटा। तो अगर आप टेम्परेचर लो ना करते हुए बढ़ा दिए ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर तो क्या होगा, अगर आप ये प्रोसेस को इंक्रीज इन टेम्परेचर करा रहे हो तो ये जो आपका सोल्यूट है या सॉलिड है इस वाटर में कम डिसॉल्व होगा। सो ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ बेटा सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट आपका CaO है, डिक्रीजेस, बिकॉज प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर आप इसे लो टेम्परेचर में चलाओगे तो ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ लो टेम्परेचर आपने टेम्परेचर बढ़ा ली है, ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीजेस। बेटा यहाँ देखिए दूसरा वाला, एक सॉल्ट है, मैंने वाटर में डिसॉल्व करके उसे सॉल्यूशन बना लिया और मालूम कर लिया कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव एंडोथर्मिक है। बेटा आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ली चार्टल प्रिंसिपल सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी लगकर एट हाई टेम्परेचर, और मैंने यहाँ पे प्रोसेस हाई टेम्परेचर में चला रहा हूँ। ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर मैंने क्या देखा बेटा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा लिया तो सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगी, इंक्रीजेज। सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट ये वाली सोल्यूट है और सॉलिबिलिटी ऑफ सोल्यूट क्या हो गई बेटा, इंक्रीजेज। अब देखो आपको ये वाले एग्जाम में ऐसे वाले सवाल कैसे पूछता है, सुनो। अगर आपको ये वाली प्रोसेस दे दे, ध्यान से देखना बेटा, अगर आपको ये वाली प्रोसेस ऐसे दे दे और आपसे पूछ रहा है कि हाउ वी आर गेटिंग द मोर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कब मिलेगा, बाय अफेक्टिंग द टेम्परेचर। तो बेटा ये प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक है, मतलब आपको प्रोडक्ट ज़्यादा होना मतलब आपकी प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आना है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाने के लिए सारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस शुड अकर एट लो टेम्परेचर। मतलब अगर ये प्रोसेस को आप लो टेम्परेचर में चलाओगे तो ऑब्वियसली प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएगी, इट फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगी।
अगर ये प्रोसेस दे दे आपको ऐसे, ये सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करा लिए और प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक लगा ली है, और आपसे पूछ रहा है बेटा ये प्रोसेस में आपको मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा। पहले देखो प्रोसेस आपकी कौन सी है, एंडोथर्मिक। सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन भी लग रहा है हाई टेम्परेचर। अगर ये प्रोसेस को आप हाई टेम्परेचर में चलाओगे तो रिएक्शन फेवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व भी होगा। लेकिन अगर आपने इसका उल्टा कर लिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस को लो टेम्परेचर में चला लिए, तो क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं मिलेगा और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट भी डिसॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आपने टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा बेटा, बढ़ाने से प्रोसेस आगे नहीं आएगी, और प्रोसेस आगे नहीं आएगी तो कम प्रोडक्ट मिलेगा और लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व करेगा। तो ओवरऑल ये प्रोसेस में आपने क्या सीखा बेटा, ऑल दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन मस्ट अकर एट लो टेम्परेचर एंड ऑल दी एंडोथर्मिक रिएक्शन मस्ट अकर एट हाई टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर हाई करोगे तो ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, टेम्परेचर लो करोगे तो ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व होगा। लो टेम्परेचर में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, हाई टेम्परेचर में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज द वन ऑफ द फैक्टर बेटा, टेम्परेचर विच कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड। लेकिन फैक्टर नंबर 2 बेटा, प्रेशर की बात करो। मैं आपको बताऊं, प्रेशर हैज़ बेटा, इट हैज़ नो अफेक्ट ऑन दी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। क्यों? आप जानते हो प्रेशर कम कराओ या बढ़ा दो बेटा, ये सॉलिड जो होते हैं ना, ये सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होते हैं भाई। वो प्रेशर से ना तो कंप्रेस होते हैं और ना तो वो एक्सपांड होते हैं। सो दीज ऑल दी सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सो प्रेशर हैज़ नो अफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द गिवन लिक्विड, राइट। बट थर्ड फैक्टर आएगा बेटा, दैट इज प्रेशर टेम्परेचर के बाद द अनदर फैक्टर इज दैट वी कैन से नेचर ऑफ द सोल्यूट। मतलब आपका सोल्यूट का नेचर कैसा है, फिर नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपने कहीं ना कि केमिकल बॉन्डिंग में लाइक डिसॉल्व इन लाइक पढ़ा होगा और अनलाइक डिसॉल्व इन अनलाइक पढ़ा होगा। तो बेटा लाइक का मतलब पोलार, राइट। तो पोलार कंपाउंड डिसॉल्व इन द पोलार सॉल्वेंट। मतलब अगर आपकी सोल्यूट पोलार है और सॉल्वेंट भी पोलार है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपका सोल्यूट इच नॉन पोलार है और सॉल्वेंट नॉन पोलार है तो उसमें इनसॉल्युबल हो जाएगी। तो हम बोलेंगे बेटा नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज द थर्ड फैक्टर विच विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, राइट। वो इसके बाद देखेंगे, इसको लिख लो आप। नंबर 3 बेटा, थर्ड फैक्टर इज द नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। बेटा ये नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मतलब ये समथिंग ऐसा हो गया कि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। मतलब अगर आपका कंपाउंड पोलार कंपाउंड है ना, तो पोलार कंपाउंड कैन बी डिसॉल्व ओनली इन द पोलार सॉल्वेंट। तो देखो बेटा सोल्यूट का नेचर पोलार होना चाहिए, सॉल्वेंट का नेचर भी पोलार होना चाहिए। अच्छा अनलाइक डिसॉल्व्स इन अनलाइक, देखो अनलाइक डिसॉल्व्स इन अनलाइक। चलो बेटा मैं अनलाइक को बोलता हूँ नॉन पोलार कंपाउंड। बेटा नॉन पोलार कंपाउंड को हम कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, राइट। एंड डिसॉल्व्स इन अनलाइक, अनलाइक मतलब नॉन पोलार सॉल्वेंट। बेटा नॉन पोलार सॉल्वेंट को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा ये नॉन पोलार को आपने क्या बोला सर, इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड। बेटा आपको मालूम है कोवैलेंट कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि नैप्थलीन बॉल, वाइट कलर का नैप्थलीन बॉल, कभी वो नैप्थलीन बॉल का पानी मतलब पाउडर करके पानी में डालो डिसॉल्व होता है क्या, पानी में डिसॉल्व नहीं होता। नैप्थलीन बॉल नेवर डिसॉल्व इन द वाटर। क्यों? नैप्थलीन बॉल आपका कोवैलेंट कंपाउंड है और वाटर जो होता है ना आपका पोलर सॉल्वेंट है, डिसॉल्व नहीं होता। तो नैप्थलीन बॉल को केरोसिन में डालो डिसॉल्व होगा, पेट्रोल में डालो डिसॉल्व होगा, क्योंकि केरोसिन पेट्रोल सारे क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। लेकिन पोलार कंपाउंड जैसे कि मैं नमक बोल रहा हूँ, नमक सॉल्ट, खाने का नमक पोलार है बेटा, उसको पानी में डालो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट भी पोलार है और सॉल्वेंट पानी भी आपका पोलार सॉल्वेंट है। लेकिन उस नमक को पेट्रोल में डालो, केरोसिन में डालो, डीजल में डालो, वो नमक वो पेट्रोल केरोसिन डीजल में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पोलार कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते। तो बेटा नेचर ऑफ सोल्यूट क्या बताएंगे हम, कि नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे होने चाहिए, पोलार डिसॉल्व्स इन
polar solvent and non-polar dissolves in non-polar solvent. बेटा नॉन पोलर क्या होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. अच्छा पोलर कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड. पोलर कंपाउंड क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड एंड इट डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट. बेटा पोलर सॉल्वेंट मतलब आप ले लो वाटर हो गया, लिक्विड अमोनिया एंड ऑल. लेकिन यहां पर मैं आपको और एक चीज सिखा देता हूं बेटा, सुनो. अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड है तो हम समझ सकते हैं बेटा आयनिक कंपाउंड कैन बी सॉल्युबल इनटू द विच सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट. बेटा पोलर सॉल्वेंट में जिस सॉल्वेंट की पोलैरिटी जितनी ज्यादा आयनिक कंपाउंड उसमें उतना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा. दैट मीन्स greater the polarity on the polar solvent, ionic compound will be more soluble on it. Let us say one example है कि मेरे पास एक ionic compound NaCl है and I am going to dissolve it into the water, I am going to dissolve it into the methyl alcohol and I am going to dissolve it into the benzene. बेटा ये तीनों में डिसॉल्व हो सकता है क्या? देखो मैं बता दूं, ये पोलर कंपाउंड है और इसमें ये पोलर सॉल्वेंट है और ये भी थोड़ी पोलैरिटी है और यहाँ पोलैरिटी बहुत कम है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आता है. मतलब आपको अगर ये नहीं मालूम तो एटलीस्ट आप इन सॉल्वेंट की बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखा करो. कभी कभी एग्जामिनर एग्जाम में इनकी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी देता है. बेटा वाटर की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 82 डीबे. मिथाइल अल्कोहल की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 33.5 डीबे और बेंजीन की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है सबसे कम 2.3 डीबे. मतलब जितनी ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी वो कंपाउंड उसमें उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा और जितनी कम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगी वो कंपाउंड उसमें उतना ज़्यादा इनसॉल्युबल होगा. मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन व्हाट बेटा? देयर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू. Greater the dielectric constant, greater the solubility. Less the dielectric constant, less the solubility. Indirectly it is insoluble into the what we can say benzene, because benzene is a what? Organic solvent. बेटा इसमें एक कंसेप्ट मैं आपको ये बता दूं, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं. एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट? सुनो बेटा, कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर किसी भी सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल है, सुन लो हाईली सॉल्युबल है, इसका मतलब इस आयनिक कंपाउंड की बेटा व्हाट इज दैट लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को कंपेयर करो, हाइड्रेशन एनर्जी उसकी उतनी ज़्यादा होगी. मतलब आयनिक कंपाउंड को उस सॉल्वेंट में अगर डिसॉल्व करने से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा आती है लैटिस से, तो ग्रेटर द हाइड्रेशन एनर्जी मतलब दैट कंपाउंड विल बी हाईली सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट. अगर उल्टा हो जाए, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाए, लैटिस ज़्यादा हो जाए, तो समझ जाना वो आयनिक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है. तो बेटा सॉल्युबिलिटी का और एक फैक्टर आ गया, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस. जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी कंपेयर टू जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी कंपेयर टू लैटिस, ग्रेटर द हाइड्रेशन लोअर द लैटिस, दैट मीन्स दैट आयनिक कंपाउंड विल बी हाईली सॉल्युबल इन द गिवन सॉल्वेंट. और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा कब होगी बेटा? जब उस सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा हो. पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट पोलर हो गया और आयनिक कंपाउंड भी पोलर कंपाउंड है. पोलर कंपाउंड कैन बी इजीली सॉल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट. इज इट क्लियर? तो ओवरऑल आपको दो फैक्टर्स मिल गए बेटा कि आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व तो होते हैं, लेकिन अगर किसी पोलर सॉल्वेंट की डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा सॉल्युबल हो गया. अगर पोलर कंपाउंड की अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस से तो वो कंपाउंड उसमें ज़्यादा सॉल्युबल हो गया. इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज अ थर्ड फैक्टर विच विल अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड. एंड व्हाट इज दैट थर्ड फैक्टर? नेचर ऑफ ए सोल्यूट एज वेल एज अ सॉल्वेंट. तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा आने के लिए बेटा सोल्यूट कैसा हो? पोलर हो. और सॉल्वेंट कैसा हो? पोलर सॉल्वेंट हो. अगर आपका सोल्यूट नॉन पोलर हो जाए तो सॉल्वेंट भी कैसा हो? नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ए ऑर्गेनिक. मतलब सारे कोवलेंट कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और सारे आयनिक कंपाउंड विल बी सॉल्युबल इनटू द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर और लिक्विड अमोनिया. लिख लो बेटा इसे. बेटा ये नेक्स्ट वाला है, देखो यहाँ पर सॉलिडिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड में. वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ml दैट कैन बी डिसॉल्व बाय 1 ml ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट. मतलब volume of a gas in ml that can be dissolved in the 1 ml of liquid solvent is called as a solubility of gas in the liquid.
एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे पास यहाँ बहुत से सॉल्वेंट हैं, वाटर है, इथेनॉल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ऑल ऑर्गेनिक भी है, पर मैंने जानबूझ के यहाँ पर एक ही सॉल्वेंट वाटर लिया और ये सारी गैसेस लिया बेटा। ये टेबल देख के आपको इतना समझ में आ रहा कि वाटर में कौन सी गैस ज़्यादा डिजॉल्व है, CO2 कितनी बेटा 0.88 कंपेयर टू ऑल दी 4 गैसेस CO2 इज मोर सॉलेबल इन द वाटर देन द रिमेनिंग। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कुछ फैक्टर्स बताए बेटा। सम फैक्टर्स आर देयर बेटा विच आर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन द लिक्विड, जिसमें सबसे पहले बता दिया व्हाट इज दैट, नेचर ऑफ द गैस। बेटा नेचर ऑफ द गैस मतलब गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सी गैस गिवन सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉलेबल है। तो हम बता दो बेटा, इजीली लिक्विफाइबल गैस CO2 जो है ना वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, आसानी से लिक्विफाई हो जाती है। तो नेचर ऑफ द गैस क्या लिखेंगे बेटा, इजीली liquefiable gas can be dissolve more or can be soluble, but it can be soluble more. Example मैं बोलूँ CO2 gas, बेटा CO2 gas is more soluble in water, बेटा it is more soluble in water than ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इवन द हाइड्रोजन। क्योंकि जिस गैस की लिक्विफिकेशन जितनी ज़्यादा हो वो उतनी आसानी से सॉल्युबल कर जाएंगे। इट इज़ ए नेचर ऑफ द गैस हो गई। सेकंड बेटा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सेकंड है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब जैसे कि मेरे पास सॉल्वेंट बेटा वाटर है, ये वाटर मेरा सॉल्वेंट है और इसमें मैं कुछ गैस डाल रहा हूँ, लेट अस से HCl इज द गैस, अमोनिया इज द गैस। बेटा इस गैस को अगर आप इस सॉल्वेंट में डालो तो बेटा ये गैस आसानी से आयनाइज हो जाती है। HCl को पानी में डालो आयनाइज हो गई, अमोनिया को पानी में डालो आयनाइज हो गई। तो जिस गैस की टेंडेंसी सॉल्वेंट में जितनी आसानी से आयनाइज होने की होगी, दैट गैस इज आल्सो मोर सॉलेबल। सो फैक्टर नंबर 2 राइट ऑन बेटा, नेचर ऑफ द गैस, सॉरी नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट मतलब फॉर एग्जांपल इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। बेटा आपका सॉल्वेंट एग्जांपल मैंने वाटर ले लिया तो वाटर में CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा दिख रही। अगर वाटर के बजाय मैंने इथेनॉल ले लिया, अल्कोहल ले लिया, तो CO2 की गैस बाकी के कंपेयर में ज़्यादा नहीं होगी, कम हो जाएगी। मतलब नेचर ऑफ द सॉल्वेंट इज आल्सो अनदर फैक्टर विच विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड। इतना लिख दो बेटा, मैं आपको इसका डेफिनेशन दे रहा हूँ। बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखना, गैसेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग, बेटा गैसेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन aqueous solution। बेटा ऑब्वियसली एक्वास सॉल्यूशन मतलब मैंने जो सॉल्वेंट यूज़ किया वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर। एक्वास सॉल्यूशन में जो आपने सॉल्वेंट यूज़ किया वो क्या है, वाटर। सो गैसेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयन इन एक्वास सॉल्यूशंस आर मोर सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल बेटा HCl इज ए गैस and ammonia is a gas, is more soluble in water, it is more soluble in water। क्यों? क्योंकि ये वाले गैस इस वाटर में ज़्यादा के ज़्यादा आयनाइज हो जाते हैं। सो गैसेस कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर मोर soluble। एग्जाम्पल HCl and ammonia gas are more ionized in the water, so they are more soluble in water। Third factor that is the solubility of gas in the liquid is the temperature। So what to say beta, solubility of gas in liquid या solvent बोलो decreases by increase in temperature at
constant pressure, at constant pressure. But when you are increasing the temperature, what happens, you know, solubility of the gas in the liquid decreases. This is the one more third factor which will affect the solubility of gas in the liquid. And the fourth important factor is there, pressure is the another important factor which will affect the solubility of gas in the liquid. And this, to explain this one, we have to follow the law given by whom? Henry's, called as a Henry's law. बेटा ये पढ़ना है, मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर में ही वो गैस मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है, नॉट मोर देन दैट. तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा. दैट इज अ लॉ गिवन बाय हेनरीज, कॉल्ड एज ए हेनरीज लॉ. लिसन हियर, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट कैसे होता है बेटा हेनरीज लॉ में, कि मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर. मतलब आपके पास एक पर्टिकुलर क्लोज कंटेनर है बेटा, उस क्लोज कंटेनर में यहाँ पर गैस की प्रेशर है, राइट, एंड यहाँ पर जो आपके सॉल्वेंट हैं, लेट अस से दिस इज अ सॉल्वेंट. बेटा ये सॉल्वेंट में मैं एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट ले रहा हूँ, और इस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में व्हाट इज द मास ऑफ द गैस डिसॉल्व, और वो डिपेंड किस पे करेगा, प्रेशर ऑफ द गैस. अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो गैस इस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होगी, और गैस इस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिसॉल्व होगी तो इस पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में मास ऑफ द गैस ज़्यादा हो जाएगी. तो वही तो बोल रहा है, मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम. देखो बेटा ये पर यूनिट वॉल्यूम में मास ऑफ द गैस जो डिसॉल्व हो गया वो किस पे डिपेंड कर रहा, उस गैस की प्रेशर पे. ग्रेटर द प्रेशर मोर द अमाउंट ऑफ द गैस डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट. बेटा मोर द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट मतलब मोर द अमाउंट ऑफ द गैस प्रेजेंट इन दिस पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास ऑफ द गैस dissolved in per unit volume of the solvent is directly proportional to pressure of the gas. तो देखो बेटा m is directly proportional to p and it is equal to k. K is the proportionality constant and this proportionality constant called as a Henry's law. ये actual definition है, but most common form of the definition जो होती है Henry's law का बेटा वो ये है, that is p is, right बेटा, p is directly proportional to what we can say x. What is the x beta? X is called as a mole fraction of the gas. X is called as a mole fraction of gas. बेटा mole fraction of gas मतलब indirectly वो गैस की एक concentration है, मतलब जितनी ज़्यादा concentration होगी वो डिपेंड किस पे करेगा, जितनी ज़्यादा प्रेशर होगी. लेट अस से बेटा इसको मैं लिख रहा हूँ P is equal to KH into mole fraction and do you know now this KH is called as a Henry's constant. सर इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? देखो बेटा दोनों का मतलब तो सेम है, पर हम लोग यूज़ इसको करते हैं, इसको यूज़ नहीं करते हैं. कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए. हमारे पास ये क्लोज कंटेनर है बेटा, और इसके अंदर में मैंने कुछ सॉल्वेंट डाल दिया. लेट अस से सॉल्वेंट इज़ द वाटर. मैंने यहाँ पर एक सॉल्वेंट वाटर डाल दिया, और यहाँ पर ये गैस है. लेट अस से प्रेशर ऑफ द गैस दैट इज द प्रेशर ऑफ CO2 है. हो गया. अगर मैं ये प्रेशर ऑफ CO2 पहले 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखता हूँ तो बेटा इस सॉल्वेंट में लेट अस से इट इज़ ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में मैंने देखा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इसमें डिसॉल्व हो गई. ये कब हुआ? जब प्रेशर ऑफ द गैस 10 atm था. लेकिन सेकेंड पॉसिबिलिटी मैं ये कर रहा हूँ बेटा, अब वही CO2 गैस है जो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो सॉल्वेंट आपका वाटर है, सॉल्वेंट जो वाटर मैंने लिया है, अब मैंने देखा इस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट में इंस्टेड ऑफ 2 CO2 मॉलिक्यूल बेटा यहाँ 4 CO2 मॉलिक्यूल आ गए. मतलब देखो इस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है और इस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ सोल्यूट कम है. मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा. बेटा लेस दी कॉन्सेंट्रेशन मतलब लेस दी मोल फ्रैक्शन, एंड मोर दी कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल दी ग्रेटर दी मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन है. तो बेटा ज़्यादा मोल फ्रैक्शन क्यों आई? बिकॉज प्रेशर ऑफ द गैस बढ़ गया. तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. दैट मीन्स जितनी ज़्यादा प्रेशर होगी उतना गैस डिसॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी, उतनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगी.
तो बेटा ये एक्चुअल फॉर्मूला है, और उसी का एक्चुअल मतलब ये भी है। देखो मास ऑफ द गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, बेटा यहाँ पे मैंने मोल्स ले लिया, अब मालूम है मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, तो इन्होंने क्या बताया बेटा, मास ऑफ द गैस डिजॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर ऑफ द गैस। दोनों का मतलब ही सेम है। देखो जितनी ज़्यादा प्रेशर होगा देखो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा मास ऑफ द गैस उस पर यूनिट वॉल्यूम में डिजॉल्व होगी, राइट। ये पहला डेफिनेशन था। और सेकंड डेफिनेशन भी वही है, जितनी ज़्यादा प्रेशर होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उस नंबर ऑफ मोल्स इन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ए व्हाट बेटा, एक्स, एंड एक्स इज कॉल्ड एज ए व्हाट, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन दैट गिवन सॉल्वेंट। तो स्टेटमेंट लिखो बेटा, मैं बता रहा हूँ, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, एंड व्हाट इज द KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। व्हाट इज द P बेटा, यहाँ पर P इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर नहीं बोलना, इट इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, क्योंकि बेटा उस एनवायरनमेंट में ओनली CO2 नहीं होगा, CO2 भी होगा, O2 भी होगा, और भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गए, तो P इज कॉल्ड एज ए पार्शियल प्रेशर, एंड व्हाट इज X इज कॉल्ड एज ए बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। X is called as a mole fraction of the gas. तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, राइट बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बेटा ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो सॉल्वेंट में आपने गैस को डिसॉल्व कर दिया ना, सॉल्वेंट वाटर था, गैस सोल्यूट है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या बन गई, सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to mole fraction of the gas in solution, and this is a statement given by what, Henry's, hence it is also be called as a Henry's law। लिख दीजिए बेटा यहाँ तक। in equilibrium partial pressure, हाँ, वो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट है बेटा। यहाँ पर हमको इतना ही देखना है कि पार्शियल प्रेशर जितनी ज़्यादा होगी उतना अमाउंट ऑफ द गैस उसमें डिसॉल्व होगा, मतलब ग्रेटर द प्रेशर ग्रेटर द मोल फ्रैक्शन, मतलब ग्रेटर द प्रेशर ग्रेटर द कॉन्सेंट्रेशन। तो अमाउंट ऑफ द गैस को डिसॉल्व करना है तो पार्शियल प्रेशर को बढ़ाना है, लेकिन बेटा एक पर्टिकुलर लिमिट है। व्हाट इज दैट, लेट अस से, यहाँ पे लिखो बेटा, यहाँ पर ये लिखना है आपका, ये जो KH है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी भी हो जाती है, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, लेस द सॉल्युबिलिटी, एंड लेस द वैल्यू ऑफ KH ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी, राइट। तो KH मतलब सॉल्युबिलिटी, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, lower is the solubility of gas in the liquid. KH is inversely proportional to solubility. Higher the value of KH, but higher the value of KH, lower is the solubility of gas, beta lower is the solubility of gas in the liquid, because it is inversely proportional, and that to be at a given pressure। आप प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हो बेटा, यहाँ चेंज नहीं कर रहे हो, that to be at the given pressures।
बेटा ये सब होने के बाद में एक छोटा सा लिमिटेशन आ गया। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा गैस को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन है कि गैस को जब आपको गैस को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर को तो बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाने के लिए बेटा इट इज़ अप टू एट द पर्टिकुलर लिमिट है। मतलब यहाँ पर एक लिमिटेशन भी आती है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, मतलब ये लिमिटेशन आ जाती है इसमें। क्या लिमिटेशन आएगा बेटा? प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। अगर आप ना ज़्यादा प्रेशर डिसॉल्व कर दोगे ना बेटा, जितनी गैस ऑलरेडी सॉल्युबल हो चुकी है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। टेम्परेचर कैसा है बेटा? लोअर दी टेम्परेचर ग्रेटर द सॉलिबिलिटी बोला ना मैंने, लोअर दी टेम्परेचर ग्रेटर द सॉलिबिलिटी। मतलब यहाँ पर आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, व्हाट इज दैट, कि टेम्परेचर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट बेटा? सॉलिबिलिटी। लोअर द टेम्परेचर ग्रेटर द सॉलिबिलिटी। तो आपको ऐसे लगेगा टेम्परेचर को बहुत ठंडा कर दो, बेटा बहुत ठंडा करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी एक लिमिटेशन में आएगी, टेम्परेचर इज नॉट वेरी लो। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, एक पर्टिकुलर प्रेशर हो, तब जाके वो गैस उस लिक्विड में सॉल्युबल होगी। मतलब ये लिमिटेशन है, क्योंकि हमको यहाँ से इतना समझ में आ रहा है अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी, ऐसा नहीं है। आपको लगेगा बहुत कम टेम्परेचर करा लो तो गैस सॉल्युबल होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लिमिट होती है प्रेशर की, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है टेम्परेचर की। दिस इज अ लिमिटेशन फॉर द हेनरीज लॉ। राइट बेटा? नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स और इसके क्वेश्चन दोनों भी कर लेंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स बेस है इस पे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं बेस्ड ऑन KH सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी। राइट बेटा?